गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य आधारित विषय ये कक्षा 12 के लिए जो बोर्ड में पेपर आने वाला है 100 नंबर का आता है। ये सबके लिए अनिवार्य भी रहता है और सारी ट्रेड के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो या कोई इंजीनियरिंग ट्रेड हो या कोई फूड की ट्रेड हो, सबके लिए अनिवार्य होता है। और इसके अंदर आपका 2 खंड में प्रश्न आते हैं। अगर आप देखें तो प्रश्न का मैं विभक्तिकरण आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें तो कुल प्रश्न आपके करीब 24 आते हैं इसके अंदर। और मैं रोक के भी चल रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कुल 24 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का ये पेपर होता है। और इसमें 2 नंबर के जो सवाल होते हैं उसमें आप 25 शब्द लिखिए। 4 नंबर के जो सवाल हैं उसमें आप 50 शब्द लिखिए, 10 लाइन। 25 शब्द मतलब 5 लाइन। और जो दीर्घ वाले हैं, जो 10 नंबर 9 नंबर वाले हैं, उनमें 150 शब्द मतलब 3 पेज के आसपास हेडिंग डाल के छोटा छोटा। तो इस तरह से आप इसमें 60-70% 70% आराम से पा जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास पढ़ना है। तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन बोलता जाता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, आधे 1 घंटे का भी हो सकता है। मैं भी कोशिश करूँगा कि 10 मिनट वाला ना बना के ये कम से कम आपका एक विद्या क्वेश्चन की तरह से हर टीचर को गेस करना चाहिए। वीडियोज़ मैंने देखे हैं तो वो पुराने पेपर को लेके गेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब हर साल कुछ पेपर तो बदलता ही है। 24 क्वेश्चन हैं तो अब आप देखिए कि 24 क्वेश्चन में खंड क में से करीब 12 क्वेश्चन हो गए और उधर से 12 हो गए। तो इस तरह से, या इस तरह से ना हो के एक साथ मिला के नंबर वाइज हो जाएंगे। तो आप 24 की जगह 50 क्वेश्चन को देखिए और 25 क्वेश्चन खंड क से देखिए, 25 उधर से देखिए और फिर उनका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इन्होंने पहला टॉपिक दिया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब पर्यावरण शिक्षा। सीधी सी बात है, इसके अंदर आप ये बताएंगे कि पर्यावरण शिक्षा का परिभाषा बताओ, इसका महत्व बताओ, उपयोगिता बताओ, उद्देश्य बताओ, पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप बताओ और स्कूल के लिए इसका उपयोग बताओ। यही सब सवाल इसके अंदर हुए। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक दिया इन्होंने, प्रारूपिक पर्यावरण समस्याएं, जैसे कि जो प्रकृति के हैं। तो जैसे वन संसाधन हैं, वन काट रहे हैं हम लोग और जो है वन विनाश को रोकना चाहिए। जल का जो गाद बन जा रहा है नदियों में, उनको कम करना चाहिए। इस तरह का भूमिगत जो जल हैं, ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं तो वो भी समस्या का कारण होगी, धंसने लगेगी ज़मीन। तीसरा है व्यावसायिक संकट, बिजनेस प्रॉब्लम। अब बताइए, बिजनेस प्रॉब्लम में कोई पूछेगा भैया व्यावसायिक जोखिम क्या है, जोखिम के कई प्रकार होते हैं, संगठन में जोखिम हो जाएगा, आपके अपने में फूट पड़ जाएगी, मशीन टूट जाएगी, प्रक्रिया प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा, उत्पाद प्रोडक्ट है आप गलत उठा लेंगे। तो इस तरह का व्यावसायिक जोखिम होता है और व्यवसाय में जोखिम ना रहे तो मज़ा भी नहीं आता। आगे पूछता है पर आपका एक टॉपिक व्यावसायिक सुरक्षा जो है क्या है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अग्नि सुरक्षा के नियम बता दीजिए। और आप जो हस्त औजार प्रयोग करते हैं उनको बारे में सावधानियां बता दीजिए, प्राथमिक उपचार बता दीजिए किसी को चोट लग जाए। तो ये चीज़ें आ गई। इसके बाद भारतीय संस्कृति में पर्यावरण दूसरा आ गया आपका। तो भारतीय संस्कृति में पर्यावरण क्या है, तो इसमें आपको पूछेगा भारतीय संस्कृति क्या है। अब भारतीय प्रकृति, जीव जंतु और मानव का गहरा संबंध बताइए। भारतीय पर्यावरण एवं संस्कृति को बताइए। जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि पीपल का पेड़ जो है बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है, इसके लिए हम लोग इसको बचाने के लिए इसकी पूजा भी करते हैं। तो ये पीपल साइंस से जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद अगर आगे दूसरा देखें तो ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं अगला टॉपिक हो गया। तो इसमें भी वही पूछेगा, ग्रामीण विकास का अर्थ और परिभाषाएं बताइए और ग्रामीण विकास का मुख्य परिभाषा बताइए। और ग्रामीण विकास में भारत में ग्रामीण विकास का महत्व बताइए। भाई क्यों नहीं महत्व है, मैक्सिमम गांव ही गांव है, हर जगह गांव विकसित हुआ तो भारत विकसित हो जाएगा। खैर उत्तर अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को उठा रहे हैं कि ये 25 क्वेश्चंस आपको, आप हमेशा रिकॉर्ड
काट करके बैक करके सुन लीजिए। स्वास्थ्य क्या है और इसका अर्थ परिभाषा समझा दीजिए। और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएँ आपके गाँव में हैं, उसमें आशा कार्यकर्त्री बच्चा-वच्चा पैदा कराती हैं, लोग सफाई पोषण, देखिए मैं उत्तर नहीं देना चाह रहा हूँ। इसमें आप टीके लगाने का कार्यक्रम और पर्यावरण का स्वच्छता क्या है, ग्रामीण सफाई क्या है, ये आ गया आपका। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम जानते ही हैं आप, ग्रामीण विकास के आजकल प्रधानमंत्री जी के बहुत से कार्यक्रम हैं, उनको भी 2-4 पेपर में देखते रहिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ज़रूर पूछता है, और जवाहर रोजगार गारंटी योजना पूछता है, मनरेगा के बारे में पूछता है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के बारे में, और युवा रोजगार के बारे में। अब तो और भी योजनाएं चली हुई हैं, उनको भी आप पेपर में देखते हैं, पढ़ते रहें। ग्रामीण उद्योगों का नवीनीकरण एवं विकास, जैसे कि ग्रामीण उद्योग में कुटीर उद्योग होगा, वर्का बना रहा है, कोई डोलची बना रहा है, कोई कुछ मतलब बांस का उद्योग है, तो इनको जो है विकास के लिए आप अपना सुझाव दीजिए, बताइए, ये सवाल हो गए। अब आता है खंड ख, जो खंड ख में आपका उसका नाम है उद्यमिता का विकास। इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए मोटरसाइकिल बनानी है आपको, तो परियोजना का निर्माण आप कैसे करेंगे? तो मोटरसाइकिल बनानी है तो सारे सामान को पहले आप जुटा लेंगे, तभी ना मोटरसाइकिल बनाने जाएंगे, पहले तो मोटरसाइकिल नहीं बनाएंगे। तो उसके निर्माण में कौन कौन से चरण आते हैं? पहले चरण, परियोजना रिपोर्ट के अंग क्या हैं, अंग को बताइए, परियोजना का मूल्यांकन कैसे करेंगे, परियोजना रिपोर्ट तैयार कैसे करेंगे, और परियोजना का अर्थ है बता दीजिए। उसके बाद फिर आपका आ जाता है जो है उद्यमीय क्षमता का अर्थ क्या होता है, नया उद्योग स्थापित करने के लिए क्या काम करेंगे आप, ये चीज़ें आ जाती हैं। इकाई की स्थापना करना, तो किसी भी इकाई की स्थापना कर लीजिए आप, जैसे डेयरी की कर लीजिए, कोई भी उद्यम लगा स्थापित करिए, उसमें व्यापार आपका कैसा रहेगा, एकाकी रहेगा कि पार्टनर वाला रहेगा कि संयुक्त पूंजी कंपनी रहेगा, तो ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में। उद्यमों का में प्रबंध का क्या महत्व है? कोई भी उद्यम आप करते हैं तो मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए होता है, तो प्रबंध का अर्थ बताइए, प्रबंध के सिद्धांत बताइए, सामग्री प्रबंध बताइए, और जो है इसके साथ निर्णय लेने का महत्व बताइए। निर्णय जो लेना प्रबंधन का कार्य होता है। बाजार प्रबंध क्या होता है, अगला टॉपिक है इसके अंदर। तो बाजार में मतलब मार्केट हर जगह होती है, वहाँ पर विक्रय भी होता है और मार्केटिंग भी होती है। तो विक्रय में और मार्केटिंग में आप जानते ही, मैंने बताया भी, देखिए उत्तर की बात नहीं करें तो अब ये गेहूँ आप बेचते हैं वो विक्रय हो गया, और आटा आशीर्वाद बना के जो बेच रहा है वो मार्केटिंग करता है। तो इस तरह से है उपभोक्ता का व्यवहार, और विपणन के 4 आधार ज़रूर पूछता है। और औद्योगिक संबंध में आप अपने उद्योग में जो है कैसे लोग रखेंगे, उनके लिए भर्ती का कौन सा चुनाव करेंगे, और प्रशिक्षण को महत्व कितना देंगे, ये पूछता है कि ये सब चीज़ें बताइए। वृद्धि एवं विकास, आधुनिकीकरण और विविधता, जो है किस तरह से आज की डेट में उद्यमी की आर्थिक वृद्धि में उद्यमी की महत्ता ज़्यादा है, तो इनकी ज़रूरत है, कहाँ है, ये स्किल्ड हों, अच्छे उद्यमी हों, और ये सब चीज़ें अनुभव हो उनके पास। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण शिक्षा के क्वेश्चन को ले लेते हैं, तो देखिए बड़े आसानी से आप क्वेश्चन पा जाएंगे। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताएं, पर्यावरण शिक्षा की उपयोगिता लिखें, उद्देश्य लिखें, स्वरूप संक्षेप में बताएं। तो अच्छी तरह से आप पर्यावरण शिक्षा को आप जान सकते हैं। परिधन आवरण मतलब दूसरे शब्दों में आप उसको विभिन्न, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसमें कई वैज्ञानिक, देखिए वैज्ञानिकों के नाम पर पर्यावरण शिक्षा एक ईवी वेस्ले द्वारा है, लास्ट में मैंने अंडरलाइन किया आपको। पर्यावरण शिक्षा नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानव संबंधों की विवेचना करते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है ये। और जो है ये संपूर्ण मतलब ज्ञान देती है आपको। एक तरह से पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही
पर्यावरण शिक्षा है। तो आप किस पर्यावरण में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और इसमें इनका उद्देश्य भी बहुत ज़रूरी वही होगा कि लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, और आप उसका स्वरूप बताएं तो स्वरूप का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और मतलब स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी विज्ञान जो है समस्त विज्ञानों को आत्मसात करने की क्षमता हो। तो पर्यावरण शिक्षा का यही स्वरूप है कि इसके अंदर सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत भी है। तो ये चीज़ आप आराम से समझा लेंगे और सुझाव भी दे सकते हैं अपने। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर पे। तो इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स आप हम लोग चार्ट में बना रहे हैं। तो देखिए, छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? चट्टानों का अपने स्थान से खिसक जाना, बस। वनों के विनाश के क्या कारण हैं? व्यापारिक और बागनी फसलें जो हम लगा रहे हैं उससे हमारे वनों के विनाश हो रहे हैं, ज़मीन बना रहे हैं। भूस्खलन क्या है, इसको स्पष्ट कर दीजिए। वृक्षों के काटे जाने के कारण ढाल, चूँकि वृक्ष ही रोके रहते हैं भूखंडों को, और जब उन्हीं को काट देंगे आप तो भूखंड धीरे धीरे खिसकने लगेगा, इसे भूस्खलन कहेंगे। वन विनाश या वन विनाशों के 4 कारण बताइए। भाई देखिए, आप सरकारी भी वन नीति है, इसमें भी दोहन किया गया है। झूम खेती, जगह जगह आग लगाकर जो है उसका खेत बनाया गया है, और पशुचारण के लिए भी बनाया गया है, और वनों की अंधाधुंध कटाई भी हुई है। और झीलों तथा नदियों में प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? सीधी बात है, जो कि हमारे शहर का सारा गंदा कचरा उसके अंदर गिरता है, और उससे उसका जल प्रदूषित हो जाता है। और ये जो है भारत की नदियों में तेज़ी से बढ़ रहा है, गंगा नदी में, यमुना में और गोमती में। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अगला है पर्यावरण जोखिम। जोखिम क्या है आपका? तो इसको हम देखें तो इसके अंदर इसके छोटे को सवाल में देखें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छोटे सवाल में देखें तो व्यवसाय एवं जोखिम का आपस में क्या संबंध है? एकदम चोली दामन का साफ संबंध है। व्यवसाय और जोखिम के कारण क्या हैं? हड़ताल, तालाबंदी, चोरी, आग लगना, ये सब व्यवसाय में जोखिम होता है। और जोखिम का महत्व बता दीजिए, या इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, सवाल वही रहते हैं। तो व्यवसाय में जोखिम, छोटा या व्यवसाय कोई भी आप करेंगे, छोटा या बड़ा करें, तो उसके अंदर हानि की आशंका तो रहती ही रहती है। तो ऐसी कोई प्रतिकूल घटना हो सकती है उसके अंदर, तो जिसका आप अनुमान ही ना लगा पाएँ, तो वो व्यावसायिक जोखिम के अंतर्गत मतलब आता है, और इसी को हम कहते हैं। एक वैज्ञानिक व्हीलर साहब भी कहते हैं कि व्यावसायिक जोखिम व्यवसाय में होने वाली आकस्मिक हानि का वह अवसर है जो किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना के कारण होता है। देखिए, व्हीलर साहब ये भी पूछ सकता है आपसे, व्हीलर ने ये कहा, तो आप लिख सकते हैं हर जगह, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। व्यवसाय और जोखिम में क्या संबंध है? चोली दामन का तो है ही है। आप समझ ही रहे हैं कि व्यवसाय करेंगे तो जोखिम होगा ही, और लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। और पीटर साहब ने कह ही दिया कि किसी व्यवसायी के सामने समस्या यह होती है कि अधिक से अधिक किस प्रकार कमाए, बल्कि यह होती है कि वो व्यवसाय में आने वाले जोखिम के संबंध हानियों से अपने आप को कैसे बचाए। होना यही चाहिए कि अपने जोखिमों से बचना चाहिए, और बाकी दिमाग सारा तो कमाने पर लगा रहता है। और जोखिम के 4 कारण बता दीजिए। प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानविक भी हो सकते हैं, यांत्रिक भी हो सकते हैं, आर्थिक, मान लीजिए पैसा नहीं रहे तो इस पर भी हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल हुए आपके। आगे अगर हम बढ़ें तो संगठन संबंधी जोखिम क्या है? तो वही जो कि व्यवसाय में चुनाव का जोखिम, व्यवसाय में स्थान का जोखिम, और संगठन के मतलब व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो संगठनों से होता है, तो उसमें जो है व्यवसाय में चुनाव का जोखिम रहता है, व्यवसाय में स्थान का भी जोखिम रहता है, उत्पाद के जुटाने जैसे भूमि, श्रम, पूँजी, कच्चा माल, ये सब जुटाने में जोखिम आता है। आते हैं अगला देखते हैं हम। अगर
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ही हम जा रहे हैं। एक विद्या क्वेश्चन बनाने की बात हुई तो उसी तरह से बना दिया जाता है इसको। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ही आप मान के चलिए। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण देखिए, पर्यावरणीय संसाधनों के जो अपव्यय हों, बेकार हो रहे हैं उनको रोकना, जैसे पेड़ काट रहा है तो उसको रोकना। तो ये संरक्षण हुआ। आपका घर में माता-पिता आपको संरक्षण दिए हुए हैं, तो बस वही है। और आशय क्या है इसका? तो संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग करके अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना। संरक्षण से आप यही समझ रहे हैं, आशय भी वही है और उद्देश्य भी वही है। वन संरक्षण के सुझाव दे दीजिए तो आप कटाई-वटाई रोक दीजिए, पेड़-ओड़ लगाइए, यही सब ना सुझाव देंगे। ऊर्जा के संरक्षण क्या हैं? तो कोयलों खानों में जो है आग लग जाती है, तो विस्फोट के कारण इनको रोका, खनन तकनीक से रोका जाइए, सही करना चाहिए। और कोयले के स्थान पर जो है प्रकाश वगैरह की व्यवस्था रखनी चाहिए। और बिजली और पेट्रोलियम के भंडारण की में अच्छी तकनीक अपना के 15% आप बचा सकते हैं। तो संरक्षित करना। उसके बाद जल प्रदूषण आपसे पूछ दिया, जल संरक्षण, जल प्रदूषण क्या है? तो सही बात है, जल प्रदूषण में सब सारा कारखाना-वरखाना के सब जा ही रहा है, सीवर का गंदा पानी। तो वहाँ पर जो है उसमें आपका यही सब है, आपके जल प्रदूषण के कारण। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े आराम से। और उसके बाद मृदा संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? मृदा संरक्षण की ये जो ऊपर वाली मिट्टी में आप डाई यूरिया डाल दे रहे हैं मिट्टी में, तो उसको संरक्षित करने के लिए आप जो है डाई यूरिया थोड़ा कम डालिए और गोबर की खाद डालिए, ताकि ऊपर के जो उसके अंदर जीव हैं वो उत्पन्न हो सकें और आपकी मृदा संरक्षित हो सके। और इसी तरह से पर्यावरण संरक्षण का महत्व बता दीजिए। तो महत्व मतलब वही है कि हमारा पर्यावरण इस समय विनाशकारी प्रभाव से गुजर रहा है, तो इसको इनसे बचाना चाहिए। और साथ में जैविक विकास में एक महत्वपूर्ण घटक भी है पर्यावरण आपका। तो आगे अगर हम बढ़ें तो वायु संरक्षण के 4 उपाय बता दीजिए। तो वायु संरक्षण के लिए आप मकान बनाएँ तो उसके अंदर ठीक प्रकार से हवा पानी आने हो। घरों में अंगीठी आदि जलाई जाती है, तो वहाँ पर उचित व्यवस्था की जाए, खाली भूमि नहीं छोड़ना चाहिए। तो वायु संरक्षण के आपका मतलब पेड़ लगाएँ और जिससे कि खाली ज़मीन ना रहे। अब आपका प्राथमिक इसमें एक उपचार आता है, व्यावसायिक सुरक्षा क्या है? देखिए, व्यावसायिक सुरक्षा से आपका मतलब यही है कि आप जो है व्यवसाय में किसी उद्योग या क्रम में लापरवाही या असावधानी या मशीनों का रख-रखाव में लापरवाही अगर आप करेंगे, तो दुर्घटनाएँ होंगी और दुर्घटनाएँ होंगी तो आपको भारी हानि उठानी पड़ेगी। तो इसी को हम बचने के लिए सावधानी रखते हैं, प्रयास को ही व्यावसायिक सुरक्षा कहते हैं। और प्राथमिक उपचार वही है कि चूँकि कहीं-कहीं चोट लग जाती है, खून बहता है तो हड्डी टूट जाती है, तो ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, तो उसको तुरंत डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा बहुत आप अपने पास रख के उसके बाद डॉक्टर तक ही पहुँचाते हैं। तो बस वही प्राथमिक उपचार, डॉक्टर के आने से पहले जो आप थोड़ा-सा उपचार करते हैं, वही आपका प्राथमिक उपचार है। अक्सर लड़के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मत कन्फ्यूज़ हों। और उसके बाद दुर्घटना के कारण क्या हो सकते हैं? तो प्राकृतिक हैं, मानवीय हैं और यांत्रिक हैं, आर्थिक हैं, यही आपका उपाय है। और प्राथमिक चिकित्सा संबंधी में आप 4 सावधानी क्या बरतेंगे? तो प्राथमिक उपचार के संबंध में श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। प्राथमिक उपचार के तुरंत बाद रोगी को अस्पताल भेज देना चाहिए। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये आपका हो गया भारतीय संस्कृति में पर्यावरण। अगर आप देखें तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है बुद्धि चातुर्य। पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत भारतीय संस्कृति विश्व को तोड़ती नहीं जोड़ती है, ये इसका विशेषता है। और जो है वातावरण स्वच्छ होगा तो प्रदूषण कम रहेगा, सही बात है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा क्यों की जाती है? आप सीधी बात जान रहे हैं, पीपल, नीम, आंवला वृक्षों की पूजा इसलिए की जाती है कि पीपल से हमें अच्छी छाया मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है। नीम से हमें औषधि
मिलता है दाँत साफ़ करने के लिए। तो इन सब पौधों को बचाने के लिए पूजा का एक प्रावधान दिया गया और इससे जो है ये पेड़ बचे रहें और हमारे ये वृक्ष बहुत अच्छे मित्र भी हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते भी हैं। थोड़ा लाइट भी ऑन कर लेते हैं। तो आप भारतीय संस्कृति क्या है तो इसको समझने के लिए हमें इसके अर्थ को जानना होगा, क्योंकि जीवन प्रणाली, कला, कौशल, ज्ञान, विद्या, सामाजिक जीवन, व्यापार, संगठन, उत्सव, पर्व, त्योहार आदि के सम्मिलित स्वरूप ही किसी देश की संस्कृति का आप बोध कर सकते हैं। और भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है, जैसा कि है आपको किताब में, और संपूर्ण मानवता को तरफ प्रेरित करने वाली संस्कृति हमारी है। और कभी-कभी पूछ लेता है और भी कुछ इसके अंदर। अब ग्रामीण विकास का अर्थ और परिभाषाएं, इसके अंदर भी आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर पोषण और पौष्टिक आहार से आपका क्या तात्पर्य है, बताइए। पौष्टिक आहार तो आप जानते हैं कि विटामिन, प्रोटीन, वसा ये सब आप व्यक्ति की आवश्यकता होती है और खाने में मनुष्य का संपूर्ण विकास शरीर का हो, वो भोजन मनुष्य को आवश्यक हो, तो ऐसी को हम पौष्टिक आहार कहते हैं। और जो है पर्यावरण आप देखें अगला क्वेश्चन, तो कुपोषण यहाँ पर, तो भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी, ठीक इसका उल्टा रहेगा, तो उसमें आप करेंगे तो शीघ्र थकावट का अनुभव आएगा, आयु कम होगी, लंबाई, भार में कमी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पोषण कुपोषण हुआ। प्राथमिक उपचार से आप क्या आशय है आपका, तो आपने बता ही दिया, डॉक्टर के आने के पूर्व उसकी सेवा जो है प्राथमिक उपचार है आपका। अब आगे हम बढ़ते हैं, इनके कार्यक्रम को देखते हैं। तो कार्यक्रम आप देखें, स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण युवकों को तकनीकी की निपुणता प्रदान करना है। और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के सुझाव यही दें कि अब प्रत्येक खंड द्वारा अपने क्षेत्र के विकास के लिए समय युद्ध योजनाएं बनानी चाहिए और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको चलाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है आपका। और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं और ये कार्यक्रम क्या है, तो ये देख लीजिए आप। ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामवासियों की गरीबी दूर करने के लिए सरकारी प्रयत्नों का एक मुख्य उपाय है। इसमें सभी ग्रामवासी, चाहे वह कृषि से संबंधित हों या गैर कृषि से, इनका संपूर्ण विकास करना इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य है। तो यह जो है कार्यक्रम आपका गरीबी, बेरोजगारी दूर करना, कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों का विकास करना, कृषि को प्रभावित करने वाली सेवाएं, योजनाएं, साख व्यवस्था को स्थापित करना और किसानों को सहकारिता के आधार पर संगठित करना। सीमांत किसान विकास एजेंसी क्या है? सीमांत किसान विकास एजेंसी की स्थापना सीमांत किसानों के लिए और एवं कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसके प्रमुख कार्य वही थे कि लाभ पात्र सीमांत किसान या जो खेती आदिया बटैया लेके थोड़ी है कर रहे हैं, तो उनका परिचय करना, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना और उनके बाद ग्रामीण विकास का, उद्योग का उनका बनाना, विकास करना, यही था। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य अगर आपसे पूछा, तो उद्देश्य वही है कि गरीबी को दूर करना, स्वरोजगार उत्पन्न करना, तकनीकी सेवाएं उत्पन्न करना, जैसे कि आजकल आप सीएससी सेंटर देख रहे हैं, निर्धनता रेखा से सबको ऊपर उठा देना, हस्तकला और छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। और उसके बाद इनके नवीनीकरण पे अगर आप देख लें, वीडियो छात्रों लंबा हो रहा है, लेकिन ये है कि ये वीडियो आपके लिए फाइनल वीडियो होगा कि लघु उद्योग क्या है, जो कि जिसमें संख्या 10 से 20 हो वो लघु उद्योग आ जाता है। और कुटीर उद्योग का महत्व कहाँ है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास करने में, छोटे सवालों में। और अक्सर पूछता है ग्रामीण उद्योग से आप क्या समझते हैं, या कुटीर या ग्राम उद्योग क्या है। तो ग्रामीण उद्योग को दो भाग में बांट लीजिए, कुटीर या घरेलू उद्योग, आटा चक्की वगैरह, भरुका वगैरह बनाना, बांस से कुछ बनाना, और लघु उद्योग में आप रख लीजिए जो है राइस मिल को
रख लीजिए। तो कुटीर उद्योग के लिए आप उस धंधे को कहिए जिसके लिए परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है, जैसे चटाई बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। और लघु उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें पूँजी भी थोड़ी 3 लाख 4 लाख लगी रहती है और 1 करोड़ तक हो सकती है। खद्दर बनाना, क्रेशर बनाना, गुड़ शक्कर बनाना, दियसलाई आदि बनाना। तो ये आपका कुटीर उद्योग 2 तरह का, मतलब ग्रामीण उद्योग 2 तरह का, कुटीर उद्योग आपका, ये क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद इसके अंदर कुटीर उद्योग लघु उद्योग में क्या अंतर है, बड़े आसानी से आप समझा लेंगे। कुटीर उद्योग में मतलब घर के लोग करेंगे, पैसा कम लगेगा, लघु उद्योग में पैसा और सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आप अपने से समझ लीजिए। परियोजना का निर्माण खंड ख में आ गए हम लोग, और परियोजना का निर्माण चैप्टर में हम देख लेते हैं कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए ऑड एंड इवन आएगा अभी। और इसके अंदर के क्वेश्चंस अगर हम लेते हैं, परियोजना का मूल्यांकन परीक्षण तकनीकी क्या है, चयन किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आख्या तैयार करने की क्या आवश्यकता होती है। तो सही बात है, प्रत्येक उद्यमी अपने लिए उद्यम प्रारंभ कर रहा है, आप ही कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आख्या तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे कि कौन चीज़ बनाना है, कच्चा माल कहाँ से लेंगे, मशीनरी का मूल्य कैसा रहेगा, रख रखाव कैसा रहेगा, और इसका उत्पादन कहाँ करेंगे और बेचेंगे कैसे, और प्रॉफिट को दिखाएंगे। तो इसे आप पूंजी परियोजना भी कह सकते हैं। तो परियोजना रिपोर्ट में उद्यमी की अर्हताएँ बड़ी मायने रखती हैं, अनुभव उनका मायने रखता है, और साथ ही साथ योग्यता भी मायने रखती है कि योग्य हैं कि नहीं। अर्हताएँ मतलब वही जो है, अगर आप मतलब इंजीनियरिंग लाइन का है तो उद्यमी भी थोड़ा-सा अनुभव वाला और थोड़ा इंजीनियरिंग लाइन का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो कंपनी आगे तक जाती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे भी नॉर्मल आदमी भी काम करता है, मैं ये रिजिड नहीं हूँ। और उसके बाद परियोजना का मूल्यांकन करना तो 2 प्रकार से होता है, एक तकनीकी रूप से करेंगे और एक ये अगर यहाँ देख लें सैद्धांतिक रूप से करेंगे, और व्यावहारिक रूप से। सैद्धांतिक रूप से आप करेंगे और तकनीकी मूल्य भी आपका एक रहेगा। तो तकनीकी मूल्यांकन में क्या नवीनतम है, और तकनीकी और जो है क्या निर्माण प्रक्रिया कुशल है, बढ़िया है। तो ऐसी परियोजना को इस तरह से मूल्यांकन हम करते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखें शक्ति और कमजोरियों को क्या समझते हैं। तो सही बात है, प्रत्येक उद्यमी के लिए अपना व्यापार जब वो करता है तो पूर्व अपनी परियोजना बनाता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो लाभप्रद होते हैं और अलाभप्रद भी होते हैं। तो यही पर तत्व शक्तियाँ और कमजोरियाँ कहलाती हैं। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट में वो आदमी को शक्ति और कमजोरी का पता चलता है। तो मुख्य शक्तियाँ हैं, उसके गुण होते चाहिए और संसाधन उसके पास रहे तो वो काम कर सकता है, और कच्चा माल, मशीन, श्रम, मुद्रा आदि। तो ये कमजोरियों का अर्थ है आपका। इसके बाद परियोजना क्या है? परियोजना व्यवसाय के अनेक किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए अनुबंध अगर आप होता है तो उसे परियोजना कहते हैं। व्यवसाय के अनेक बार किसी विशिष्ट कार्य को, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, मान लीजिए दवा बेच रहे हैं, किसी एक दवा को पूरा करने के लिए जो अनुबंध हो गया कि नहीं मोबाइल मिलेगा, तो उसे आप परियोजना अपनी आप कह सकते हैं। तो ये संस्था के ऊपर भी लागू होता है, निश्चित समय पर सेवा प्रदान करने का अनुबंध मिलता है। बिजली भी इसी तरह से बेची जाती है कि इतने रुपए में इतने समय तक बेचेंगे। तो परियोजना का मतलब यही हुआ। आगे हम देखें तो समविच्छेद बिंदु क्या है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। और बस इसको एक लाइन में आप याद रखिए कि जहाँ लाभ और हानि बराबर हो जाए उसे हम समविच्छेदी बिंदु कहते हैं। मतलब आप 10 रुपए की चीज़ खरीद के लाए और 10 रुपए में बेच दिए, तो उस पॉइंट को हम समविच्छेदी बिंदु कहेंगे। आगे इसके अंदर हम बढ़ें तो उद्यमी क्षमता आप देखें तो यहाँ से आपका लघु उद्योग और बड़ा उद्योग, और बैंक किस प्रकार सहायता देता है। तो आप जानते ही हैं, बैंक उद्योगों को ऋण प्रदान करता है, परामर्श देता है, और विदेशों से भी उनका संबंध बनाता है। भारतीय विकास बैंक जो है आपका 20 अक्टूबर 1954 में
इसकी स्थापना हुई थी और इसका काम वही प्रबंधन, नियंत्रण सब करना और देश के उद्योगों को में सरकार की सहायता करता है ये भारतीय उद्योग विकास बैंक। तो इस तरह से आपका इसके अंदर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और देखें तो कुटीर उद्योग का आशय फिर आ गया। तो कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्णतः अथवा परिवार की सहायता से अंशकालिक रूप में, मतलब जैसे मिट्टी बनाने के बर्तन बनाना, इन्हीं को हम कहते हैं। यहाँ वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जिला उद्योग केंद्र तो हर उद्यमी को पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1 मई 1988 को हुई है और ये जिला उद्योग केंद्र हर जिले पे है और इसमें शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए शासन द्वारा जो स्वरोजगार योजनाएं चलाई जाती हैं तो वो यहाँ पर होती हैं, उनका प्रोजेक्ट भी बनता है। 94 से हमारे छात्र यहाँ से आके अपना प्रोजेक्ट बनवाते भी हैं, ले भी जाते हैं। यहीं गाजीपुर की अगर मैं बात करूँ, हर ज़िले में है। तो इसके बाद आपका आगे बढ़ें तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एकाकी व्यापार मतलब एक आदमी के लिए, साझेदारी मतलब 2 आदमी का हो गया, 2 व्यापार, और संयुक्त पूंजी मतलब अंशधारी शेयर बना के कई लोग जुट जाएंगे। तो यहाँ आ जाता है व्यावसायिक स्वामित्व किसे क्या कहेंगे। तो व्यावसायिक स्वामित्व मतलब एक आदमी की कंपनी है या साझेदारी वाली है या हिंदू व्यवसाय वाली है या पूंजी बना के एक कंपनी बना दी गई हैं या सहकारी संस्थाएं हैं, तो ये व्यावसायिक स्वामित्व होता है। अकेले भी हो सकता है, पार्टनर में भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर हम बढ़ें तो एकाकी व्यापार क्या है, वही आपका अकेले व्यवसाय कर रहे हैं तो आपका एकाकी व्यापार है। वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय में अकेले अपने लिए चलता है, जेम्स साहब ने कहा है। तो सहकारी स्वामित्व वाले में आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार मतलब यह है कि स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं, आपस में पूंजी लगाकर और काम करते हैं संगठित होके। तो ये जो है आपका सहकारी स्वामित्व हो जाता है। व्यवहार रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन देखिए कोई भी दुकान खोलते हैं तो उसका आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चाहे अकेले का कराएं या साझेदारी कराएं या कंपनी का कराएं। तो ये शुरुआत में तो नहीं रहता है, लेकिन बाद में जब आपका बिक्री अच्छी होने लगती है तो आपको कराना पड़ता है। तो इसमें फर्म का, इसमें सूचनाएं क्या रहती हैं रजिस्ट्रेशन की विधि में, वही फर्म का नाम रहेगा, कार्यालय आपका कहाँ है, और प्राइवेट है तो अकेले का है या 2 का है तो अलग अलग उनका प्रवेश तिथि है, साझेदार हैं तो नाम बताइए, यही सब रहेगा। और प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर आप कराएंगे और रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र, सारे फार्मों की जांच करके आपको पंजीकृत कर लेता है। तो निर्णयन से आप क्या समझते हैं, निर्णयन समझ रहे हैं, किसी भी व्यवसाय में निर्णय लेना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। तो चलिए मैनेजमेंट को देखते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर निर्णयन देखिए, निर्णयन मतलब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। निर्णयन मतलब निर्णय लेना। देखिए मैनेजमेंट में निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिसीजन ही नहीं ले पाते लोग, इसलिए कई कई बिजनेस खराब भी हो जाते हैं। तो इसको आप क्वेश्चन आंसर में हम लेते हैं और जो कि लगभग पूछ लेता है। और इसके अंदर आप अगर देखें तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निर्णय लेने की विशेषताएं। तो निर्णय लेना मतलब एक तो सार्वभौमिक कार्य है और समय से संबंधित है और इसके लिए मनुष्य के लिए ज़रूरी भी है निर्णय लेना और निर्णय की आवश्यकता भी होती है। यदि कोई प्रबंध कोई उत्पाद बाजार में लाने का निर्णय करता है तो ये वादा भी होता है कि संस्था अपने साधन को लगाएगी। तो ये चीज़ इसकी विशेषताएं हैं। और निर्णय प्रक्रिया को अगर आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट से हमने प्रबंध से, यहाँ से देखिए प्रबंध से आप क्या समझते हैं, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर एक उद्देश्य के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों को समन्वित किया जाता है
तो वो अपने संसाधन को संगठित किया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इसकी आवश्यकताएं सभी संस्थान और संगठन को होती है। मैनेजमेंट की ये बेसिक चीज़ है। तो निर्णय लेना क्या होता है? निर्णय लेना प्रबंध का केंद्र बिंदु होता है। तो इसका प्रबंधकीय निर्णय एक ऐसा ढांचा है कि इसके अंदर अन्य सदस्य भी होते हैं, कार्य करते हैं और कई विकल्प भी देते हैं। उनको देखते हुए निर्णय लेना, ये निर्णयन का अर्थ है यहाँ पे। तो आप यहाँ से देखें तो जैसे कि छोटे सवाल भी आ जाते हैं। पूछा गया था, आधुनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है हेनरी फेल को, और ये सामग्री में शामिल किया जाता है कच्चा माल, अर्धनिर्मित, निर्मित, ये सभी आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपका है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारी समूह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को निर्देशित किया जाता है, ये टेलर साहब ने कहा है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो लेजर किसे कहते हैं, अक्सर पूछ लेता है। बही खातों में वर्गीकरण करने को खाता बही कहते हैं। बही खातों में वर्गीकरण करने को खाता बही कहते हैं। और बही खाते की सबसे प्रमुख पुस्तक जो है लेजर है। और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर में हम आ रहे हैं अगर धीरे धीरे। तो जहाँ लागत का अर्थ तो सभी जानते हैं। मीनिंग ऑफ लागत का अर्थ है किसी वस्तु के निर्माण में होने वाले खर्च से है। लागत के तो 3 भाग में बांट सकते हैं। मजदूर को देंगे, सामग्री खरीदेंगे और व्यय करेंगे। तो कारखाने में किसी वस्तु के निर्माण की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कच्चा माल, मजदूरी, पैकिंग, परिवहन एवं अन्य व्यय। तो ये कुल खर्च जो है लागत हो जाता है। आप लोग आजकल मोबाइल से सामान मंगाते ही हैं तो उसमें लागत देख ही रहे हैं। तो उसके बाद बजट बजट क्या होता है? तो बजट देखिए, बजट क्या होता है? बजट के प्रकार, बजट से आशय वित्तीय अनुमान लगाना होता है। किसी भी क्षेत्र में बजट, आप घर का बजट भी ले लीजिए तो आ जाएगा। भविष्य के लिए उसके अंदर योजनाएं भी होती हैं। आपकी LIC पॉलिसी भी लोग कराते हैं, माता पिता। और खर्चों का अनुमान हर महीने रहता है। बजट लिखित रूप से तैयार किया जाता है जो पहले से निर्धारित होता है कि आपकी तनख्वाह इतनी है तो अगले महीने में आपका खर्चा ऐसे चलेगा। औपचारिक ढंग से प्रस्तुत करता है। तो समय के आधार पर बजट जो है दीर्घकालीन बजट होते हैं, मतलब सालाना आपको LIC भरनी है। कुछ अल्पकालीन होते हैं, कुछ चालू बजट होते हैं, हर महीने के होते हैं। तो इस तरह से आप 3 तरह से इनको बांट सकते हैं। और लोचदार बजट भी एक आता है। लोचदार बजट भी आप मान के चलिए, लोचदार बजट में स्थिर बजट भी होता है और एक लोचदार की जैसी ज़रूरत हुई वैसा आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो प्रत्यक्ष लागत आप किसे कहेंगे? तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रत्यक्ष लागत में उपभोग की गई प्रत्यक्ष सामग्री की लागत, उत्पादक श्रम और प्रत्यक्ष व्यय की लागत जोड़ी जाती है। प्रत्यक्ष लागत में व्यय शामिल होते हैं जो प्रत्यक्ष से एक कार्य से संबंधित होते हैं, जैसे अनुसंधान पर व्यय आदि। तो ये प्रत्यक्ष लागत होती है। उसके बाद कुल लागत का अर्थ जान ही रहे हैं आप। कुल लागत को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका कुल लागत हो गया। उसके बाद तलपट बनाने का क्या उद्देश्य होता है? गणितीय शुद्धता और खातों का संक्षिप्त विवरण तैयार जिसमें होता है उसे हम तलपट कहते हैं। और इसका उद्देश्य भी यही है। और बजट बनाने का क्या लाभ होता है? तो व्यवसाय में नीति निर्धारण सहायक रहेगा। आप बजट नहीं बनाए रहेंगे सही तरीके से तो आपके कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे आप दे पाएंगे? तो बजट आपको बना के चलना होता है। हर घर में एक माँ भी आपका घर में होगी तो वो भी अपना बजट बना के हर महीने का चलती है। तो इसको आप बेसिक रूप से जानते रहें। और आगे तो आप पढ़ेंगे तो MBA में भी यही सब मिलेगा। आगे हम बढ़ें तो
बाजार का प्रबंध आपके पास आ रहा है और तलपट क्या है ये अक्सर पूछ लेता है। तो रोजनामे में लिखने के लिए प्रत्येक लेनदार और देनदार दो अलग अलग खाते बनते हैं। तो एक खाते में लेने वाला ऋणी हो जाता है, दूसरे खाते में देने वाला धनी हो जाता है। तो इन लेखों को खतौनी के पश्चात लेने वाला और देने वाला व्यापारी यह जानना चाहता है। तो इसी में ढंग से लिखा रहता है। तो तलपट उन धनी और ऋणी बाकियों की सूची है जो खाता बही में खातों से निकाली जाती है और इसमें रोकड़ पुस्तक की तथा बैंक की बारीकियां भी शामिल होती हैं। ये कार्टर साहब ने कहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसके अंदर वही बाजार प्रबंध क्या है, तो विपणन का कार्य क्या होता है, विपणन आप समझ ही रहे हैं। तो विपणन का मतलब क्या है, विपणन का अर्थ यही है कि क्रेता और विक्रेता के समूह से है और इसमें सभी व्यक्ति शामिल होते हैं और बेचना खरीदना चाहते हैं। तो इसमें हम बाज़ार में अगर आएँ तो बाज़ार में तो सभी लोग आके बेचते हैं। तो ये मार्केटिंग है, डेफिनिशन ऑफ मार्केटिंग। दवा का व्यापार आप करते होंगे तो देखे होंगे। तो यहाँ देखें विपणन और विक्रयण में क्या अंतर है। तो विक्रय का आशय है वस्तुओं का अंतराक्षण कर दिया, मतलब आपने गेहूँ लिया बनिए को बेच दिया, तो ये आपने विक्रय कर दिया। लेकिन मार्केटिंग में क्या है, दवा लिया तो स्टॉकिस्ट बनाया, सुपर स्टॉकिस्ट बनाया, एमआर बनाया और फिर उसके बाद दुकान पे आया, तब जाके दुकान से कस्टमर को मिला, डॉक्टर ने लिखा तो ये मार्केटिंग हो जाती है। तो इसमें आप अंतर बड़े आराम से समझा सकते हैं और जो है ये पूछता भी है। उसके बाद आपका अगर हम इसके 4 आधार मैंने आपको बताए थे कि 4 आधार होते हैं। तो उत्पाद, मूल्य और वितरण आप कैसे बेच रहे हैं, जैसे अमेज़न वाले आजकल घर-घर पहुँचाते हैं। और संवर्धन, तो संवर्धन मतलब उसकी जानकारी आपको मोबाइल से दे देते हैं, बिक्री बढ़ाने के उपाय। तो आप मोबाइल से उतार लेते हैं और वितरण कर लेते हैं, मूल्य भी देख लेते हैं, उत्पाद भी देख लेते हैं। तो यही 4 आधार हैं आपके। ये मार्केटिंग अमेज़न कंपनी करती है, तो ये आप इसको जानते भी हैं। थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, जो दुकान पर बैठ के फुटकर काम कर रहा है, और थोक विक्रेता जो है अधिक पूँजी लगा के काम करेगा और सीधे निर्माता से माल खरीदेगा, थोक वाला और फुटकर वाला थोक से खरीदेगा। ये तो आप जान ही रहे हैं। एक अच्छे विक्रेता के गुण बता दीजिए, तो भैया धैर्यवान होना ही चाहिए, सहनशील होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, शिक्षित प्रशिक्षण दोनों होना चाहिए। तो ये सब आपका उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, तो उपभोक्ता के व्यवहार का मतलब आप उसको समझें और किसी विशेष वस्तु को क्रय करने के लिए उसको प्रेरित करें। तो उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन आपको रहना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो मार्केटिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। और अच्छे पैकिंग के लिए विशेषता बता दीजिए, वही आकर्षक होनी चाहिए और पुनः विक्रय की संभावना उसकी बनी रहे, इसलिए उसको और भी अच्छी तरह से पैक करना चाहिए, छवि को उसकी वृद्धि करना चाहिए। थोक और विक्रेता में अंतर बताइए, आप आराम से बताएँगे। और उसके बाद विक्रय को आप जान ही गए, विपणन में अंतर आप जान ही गए। विज्ञापन में का एक महत्व होता है, ये मार्केटिंग में बड़ा अच्छा काम करता है विज्ञापन, एडवर्टाइज़मेंट। और जानकारियाँ जो है टीवी से या मोबाइल से आप लेते हैं और इसका विकास भी बड़ी तेज़ी से होता है। तो अच्छे विज्ञापन की विशेषता में यही होना चाहिए कि व्यवसाय की ख्याति बढ़ा दे, साख बढ़ा दे और उसका छवि में वृद्धि करे। तो ये विज्ञापन जो है आप देखते ही हैं साबुन वगैरह के, सर्फ़ वगैरह के। तो एक अच्छे विज्ञापन के 4 गुण बता दीजिए। तो बजट अच्छा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए विज्ञापन और माध्यम प्रभावशाली होना चाहिए उसका। यही सब चीज़ें होती हैं। आप फिर उसके बाद हम देखें तो इतना अगर आपने पढ़ लिया तो गड़बड़ नहीं होगा। भर्ती में आपका क्या है, तो भर्ती का नियम क्या है कि व्यावसायिक संस्था को सफल तभी होगी जब उसके पास योग्य कर्मचारी होंगे। अगर आप पावर प्लांट है आपके पास तो आपको इंजीनियर रखना होगा। अगर आपके पास आटा की पीसने की मशीन है तो उस योग्यता का आदमी रखना होगा, अनुभव का रखना होगा।
तो भर्ती में का मतलब यही है आपका। और इसमें जो है कर्मचारी का चुनाव आप कैसे करेंगे, तो वही सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करेंगे तो बताइए। कर्मचारी के जो है उसका शैक्षिक और शारीरिक, व्यक्तिगत सब गुण देखेंगे। और कैसे भर्ती करते हैं तो आंतरिक भर्ती एक हो जाती है, एक दूसरे से मांग के, और बाह्य होती है जो है आप आवेदन निकालते हैं और उससे आप भर्ती करते हैं। तो 2 तरह की भर्ती हो गई आपकी। प्रशिक्षण का महत्व तो सही बात है, नए कर्मचारियों के लिए को जानकारी मिलनी चाहिए, कर्मचारी का इससे विकास होगा, मनोबल भी बढ़ेगा, दुर्घटना भी घटेगी, कम घटेगी, और कार्य क्षमता भी आपकी कर्मचारियों की बढ़ेगी। तो ये भर्ती का स्रोत क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों है, आप दोनों तरह से भर सकते हैं। और प्रत्यक्ष भर्ती क्या है, तो ये है इस प्रकार गेट पे आप चिपका दिया आपने कागज़ कि हमको भाई इतने आदमी चाहिए इस दिन, तो ये प्रत्यक्ष भर्ती हो जाती है। और उसमें से एक-एक को बुला के आवश्यक पूछताछ के बाद उसकी प्रारंभिक परीक्षा लेके फैक्ट्री में लेबर वगैरह को हेल्पर कह लें, तो ऐसे ही लिया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष भर्ती होती है। और प्रशिक्षण के लाभ क्या हैं, तो आप बता ही देंगे कि प्रशिक्षण से लाभ होने से मशीन-वशीन आपकी बची रहेगी, कर्मचारी अपना जो है जो चोटिल नहीं होंगे, सामग्री भी कम व्यय होगी। ये आपका दैनिक मज़दूरी क्या है, वही रोज़-रोज़ का जानते ही हैं आप दैनिक मज़दूरी क्या है, और ये एक समय अनुसार कॉन्ट्रैक्ट वाला है। तो इतना अगर आप सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन सामान्य आधारित विषय में आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, तो भारत एक विकासशील देश है और राष्ट्र सदैव विकास के लिए प्रयत्न करते ही हैं सारे। तो जिसमें विकसित दशा तक पहुँचने में जिस पथ का चुनाव किया जाता है, उसी को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और सामान्यतः राष्ट्रीय आय को, जो राष्ट्र की आय है, उसी को हम वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और इसको जो है इसके अंदर, और आपका आर्थिक वृद्धि में उद्यमी की भूमिका क्या है? देखिए, आर्थिक वृद्धि तभी संभव है जबकि आप उद्योग लगे। तो उद्योग लगे तो उद्यमी की भूमिका आप लिख सकते हैं बड़े आराम से अपने तरफ से भी 5-10 लाइन। और इसके अंदर आप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलें अगर, तो आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कौन करता है? तो प्राकृतिक भी कर हो सकता है और मानविक भी हो सकता है। तो मानव द्वारा भी ये काम किया जा सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया जाए, या भूकंप वगैरह ले आ दिया जाए, और या सरकार की आर्थिक नीतियाँ, ये या तकनीकी एवं नव प्रवर्तन आपके उसमें नहीं है, तो तब भी आप जो है अफ़गानिस्तान बन जाएँगे। और इस तरह से आप समझें कि आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो वही प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, और तकनीकी नवप्रवर्तन, और जो है अंतर्राष्ट्रीय घटक भी इसमें शामिल रहें। तो आर्थिक वृद्धि में उद्यमी की भूमिका क्या है भाई? जब उद्यमी अच्छा रहेगा, ज़्यादा उद्योग लगाएगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे, सब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो देश की भी आय बढ़ेगी। तो इसलिए जो है आर्थिक वृद्धि में उद्यमी की बहुत ज़्यादा भूमिका है। तो औद्योगिक विविधता के से आपका जो है इसका लाभ बता दीजिए। उद्योगों में विविधता के लाभ की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, अनुसंधान को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलता है, और औद्योगिक उत्पादक में वृद्धि होती है, और उत्पादों का उचित उपयोग भी संभव होता है। तो हाँ, इसी तरह के छोटे-छोटे करीब 24-25 क्वेश्चन्स हैं आपके समान आधारित विषय के। और इस बार का लगभग ये कंप्लीट होगा इसी पे आके। और मैं भी कोशिश कर रहा था कम से कम मैं बनाऊँ, लेकिन ये 40-50 मिनट हो गए। तो आप इसे ज़रूर सुन लें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये एक जो विद्या क्वेश्चन कह लें, तो कहीं-कहीं स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो आप लेके अपना काम कर सकते हैं। चाहे वो कहीं भी प्रदेश में कोई भी छात्र हो, मैं सबको कह रहा हूँ, सबको संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि सबके लिए ये पेपर कॉमन है।
मेनी मेनी थैंक्स। और अगर मेरा चैनल थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोग, तो बहुत कम विषय हैं और कम जगह है, तो अच्छी बात है। ये 94 से मैं बता भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। मेनी मेनी थैंक्स अगेन। आपका दोस्त दीपक सिंह, RHA राइस हस ऐश कह लीजिए।